हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो चलिए जानते हैं कुछ अफगानिस्तान के इतिहास के बारे में। आखिर अफगानिस्तान का इतिहास ऐसा क्या रहा है जिसमें 21वीं सदी में भी आके राष्ट्रपति को देश से भागना पड़ा। Ashraf Ghani fled the country, saying he wanted to avoid bloodshed. It took the Taliban सन just 1842 में ब्रिटेन गई थी अफगानिस्तान ताकि वो वहां पे राज कर सके। ठीक उसी तरह जिस तरह उसने भारत पे अपना राज जमा रखा था, साउथ अफ्रीका पे अपना राज जमा रखा था, कई कॉलोनीज बना रखी थी, ठीक उसी तरह वो अफगानिस्तान भी गई थी ताकि वहां पे भी अपने राज जमा सके। लेकिन उन्हें वहां पे हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन को हार का सामना करने के बाद किसी भी कंट्री की हिम्मत नहीं हुई कि अफगानिस्तान में जाके राज कर सकें। लेकिन सोवियत यूनियन, जो कि अभी रूस है, बहुत ही इच्छुक था कि हम उस कंट्री में जाके राज करें, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता था और वहां पे भी कम्युनिस्ट पार्टी का चलन था। तो वो सोच रहा था कि वहां जाके राज कर सकते हैं। लेकिन जब कोल्ड वॉर छिड़ गई 1947 से लेके 1991 तक, जो अमेरिका और रूस के बीच में था, जिसमें सब कंट्री विश्व के किसी न किसी के पक्ष में आ गए थे, जहां इंडिया और अफगानिस्तान जैसी कंट्री ने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया था। सन 1989 यानी कोल्ड वॉर पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ था। उस समय सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में एंट्री मारी और मिल के कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बना दी, जहां पे एक और यूएस से ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने भी पीछे से जो रिलीजन बेस्ड पार्टी थी, यानी जो विपक्ष थी अफगानिस्तान में, उनको समर्थन देना शुरू कर दिया, हथियार और अनेकों आर्थिक रूप से मदद देनी शुरू कर दी। इसी दौरान 2000 में यूएस ने भी अफगानिस्तान में एंट्री मार ली। जो ये तालिबान का गठन है, ये एक रूप से यूएस की ही देन है। ठीक 9 साल बाद यानी 1989 से लेके 1998 तक वहां पे सोवियत यूनियन रही, लेकिन उन्हें भी वहां पे हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2000 में यूएस वहां पहुंची, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी वहां नहीं टिक पाई और मजबूती ढंग से बैकबोन बन के यूएस, जो रिलीजन बेस्ड पार्टी था, उनकी समर्थन करती रही। तो इसीलिए वहां पे 2000 में यूएस गवर्नमेंट पहुंच गई और उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और उसके बाद सरकार बनाई कम्युनिस्ट पार्टी की। अब यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट विपक्ष में आ गई, ठीक उसी पार्टी की जिसके वो पक्ष में थी पहले, और इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू कर दिया। ऐसा होने के बाद जो मुजाहिदीन थे, जिन्हें पहले यूएस से समर्थन मिली थी और अब उन्हीं से वो दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी उनको, तो उन्हें बहुत ही हेट फीलिंग आई। और जो भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ, उसके पीछे वो सब रीजन था। और उसके बाद यूएस इतनी स्ट्रांग है, इतनी डेवलप्ड है कि वो अपना बदला हर कंट्री से ले ही लेती है जो उसके विरुद्ध खड़े उतरते हैं और जो उनको हानि पहुंचाने का सोचते भी हैं। और अब 2021 में यूएसए ने भी अपने सारे आर्मी ट्रूप्स को अपने देश बुला लिया। इससे ये समझ में आता है कि अब सुपर पावर या विश्व का कोई भी देश अफगानिस्तान में अपने आप को नहीं देखना चाहता या अफगानिस्तान के बारे में नहीं सोचना चाहता। ये कहना बिल्कुल ही सही नहीं होगा कि अफगानिस्तान से कोई जीत नहीं सकता। हमारे पास एग्जाम्पल है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, राजा रंजीत सिंह, शाहजहां, औरंगजेब, चंगेज खान। ऐसे ऐसे राजाओं ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी है और अफगानिस्तान को इन राजाओं से पराजय का सामना करना पड़ा। पर आज कोई भी देश अफगानिस्तान की मदद नहीं करना चाह रहा। जहां एक और किसकी शासन होगी, कौन राज करेगा, ये सब चलता रहा, वहीं एक और सोशल रिफॉर्म्स भी आए। तो बात करते हैं कि इस सोशल रिफॉर्म्स जो भी वहां पे आए, उनके पीछे का चेहरा कौन था। चलिए बात करते हैं। किंग अमनुल्लाह खान और उनकी धर्मपत्नी क्वीन शौर्या तरजी, जिन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म लाए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि किंग अमनुल्लाह खान जो थे,
वो पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने बस एक शादी की थी और उनकी धर्मपत्नी क्वीन सौरेतर जी ने बहुत सारे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लाए। पहला, उन्होंने मल्टीपल मैरिजेस को बंद कराया, हर लोग बस एक ही मैरिज कर सकते हैं। दूसरा, जो छात्राएं हैं उनको भी पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेजेस खुलाए ताकि वो पढ़ाई पूरी कर सकें। महिलाओं को राइट दिया कि वो डाइवोर्स ले सकें और इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड मैन, मतलब लड़कों और लड़कियों के लिए एक राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी और सब चीज में इक्वालिटी, जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स माना जाता है। 1926 में ये सारे रिफॉर्म्स उन्होंने लाए। बहुत ही महत्वपूर्ण कानून लाया, सेक्युलर कोड एंड सेक्युलर एजुकेशन irrespective of the religious conservatism। रिफॉर्म्स कहाँ किसी को पसंद आता है? अगर आप कोई भी चेंजेस करो जो कि रिलीजन के बेस पे हो तो उसके विपक्ष में बहुत लोग खड़े उतरते हैं, जो कि कहते हैं कि आई एम द बैकबोन ऑफ ऑल द रिलीजियस थिंग्स। ठीक वही हुआ जो राजा राम मोहन राय के साथ हुआ था, जब उन्होंने सती प्रथा हटाने की बात की थी और अपनी आवाज को बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ाया था। ठीक उसी तरह इनके साथ भी हुआ और इन्हें भी देश छोड़ के भागना पड़ा। ने सारे सोशल रिफॉर्म्स, सारी इतिहास और हर वो चीज़ों के बारे में बारीकी से ध्यान दिया जो अभी अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के वजह से विश्व में चल रहा है। अब मैं बात करूंगा कि ये सब चीज़ को हटाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि 1945 में यूएन का जो गठन हुआ था वो किस लिए हुआ था। वो हुआ था कि ताकि विश्व में जो भी कंट्री यूएन से जुड़े हैं उनके कंट्री में या फिर उन कंट्री और अनदर कंट्री में कोई भी ऐसा मुद्दा छिड़े जो कि उनमें आपस में सॉल्व नहीं हो पा रहा है, और विश्व के पीस के लिए यूएन का संगठन हुआ था। तो कहाँ गए यूएन के कंट्रीज? कहाँ गए वीटो पावर वाले कंट्रीज? कहाँ गए जो अपने आप को सुपर पावर कंट्रीज कहते हैं? क्यों नहीं मदद कर रहे अफगानिस्तान पीपल का? क्यों नहीं सब मिलके अफगानिस्तान को पीस में बदल देते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि जहां की जनसंख्या 40 मिलियन है, 4 करोड़, क्या वहां के लिए कोई दायित्व नहीं बनता यूएन का? क्या कोई दायित्व नहीं बनता? जिस चीज के कारण हमने यूएन को बनाया था, क्या यूएन में ही जो कंट्री बिलोंग करती है उसके लिए हमारा कोई दायित्व नहीं बनता उनकी शांति के लिए? इससे खराब सिचुएशन एक देश के लिए क्या आएगा जहां के राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा, जहां के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आवाजें चिल्ला चिल्ला के चीख रहे हैं कि कोई मेरी मदद करो, कोई प्लीज, विश्व भर में आवाजें चिल्ला रहे हैं कि कोई मेरी मदद करो, और उनकी मदद कोई नहीं कर रहा। क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है यूएन की। उठाइए मुद्दा यूएन में, समर्थन दीजिए सारे कंट्रीज और खत्म कर दीजिए सारे आतंकवादियों को जो कि अफगानिस्तान में हैं। और जो कह रहे हैं कि वो आतंकवादी नहीं है, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक सिंपल सी प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो आतंकवादी नहीं है उन्हें नॉर्मल लोगों पे हथियार उठाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? यही मौका है, उठाओ मुद्दा यूएन में और खत्म कर दो सारे आतंकवादियों को अफगानिस्तान से। ये 4 करोड़ जनसंख्या वाले देश की गुहार नहीं, ये पूरे विश्व की गुहार है। कोई नहीं चाहता कि आतंक मचे, कोई नहीं चाहता दिन दहाड़े 100 लोग मारे जाएं, कोई नहीं चाहता कि वो स्वतंत्र घूम ना सकें, कोई नहीं चाहता कि उनके मुताबिक हमें कपड़े पहनने पड़े, कोई नहीं चाहता कि हमारी पढ़ाई हमसे छीन ली जाए। क्यों छीनी जाएगी? पढ़ने का अधिकार सबको होना चाहिए। कोई ये नहीं चाहता कि हमारी घर की महिलाएं बिना हमारे साथ बाहर ना निकल सके, कोई नहीं चाहता। ये मौका है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे वो कंट्री से जो इनके समर्थन में आ रहे हैं, ये आतंकवादी हैं, क्योंकि इन्हें अगर रिफॉर्म लाना है तो रिफॉर्म लाने के लिए हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो भी कुछ तालिबानी नेताओं ने इंटरव्यू में कहा कि वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, सबको आज़ादी देंगे, पर हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और प्रेजेंट में भी देखें तो आप लोगों ने हर जगह हथियार का इस्तेमाल किया है प्रेजेंट में भी। तो कैसे वो लोग मान लें या हम लोग मान लें कि ऐसा आप नहीं करेंगे? और अभी भी जो लोग आपके देश में नहीं रहना चाहते हैं, आप उनको भागने नहीं दे रहे हैं, और बंदूक के दम पे, बंदूक के नोक पे लोग को डराया जाता है, समझाया नहीं जाता। ये आतंकवादी हैं और ये मौका है कि सारे विश्व मिलके इन्हें खत्म कर दे।
मुझे लगता है कि मैं आपको अफ़गानिस्तान में हो रहे जो भी विवाद हैं और उसकी वजह से विश्व में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में बताने में समर्थ रहा और अगर कुछ चीज़ें छूट गई हों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, मैं बिल्कुल उसका उत्तर दूँगा। और हाँ, कुछ वीडियोज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, जिसमें कैसे आतंकवादी के डर से, तालिबानी के डर से अफ़गानिस्तानी लोग उस देश से भागना चाह रहे हैं। किल ऑल द टेररिस्ट ऑफ अफ़गानिस्तान। और सब कहने के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे अलविदा लेना चाहिए आप लोगों से। भारत माता की जय, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा और आप लोगों को नई-नई चीज़ों से अवगत कराता रहूँगा। तो देखते रहिए द लग्ज़रियस इन्फॉर्मेशन।